इजिप्ट, वो धरती जहाँ रेत का हर कण एक रहस्य छुपाए बैठा है। ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा खजाना है। यहाँ के पिरामिड्स, ममीज और हजारों साल पुराने मकबरे आज भी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिसका सच कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाया। 1699 पोलिस देश के कुछ ट्रैवलर्स इजिप्ट से 2 मम्मियों को लेकर अपने देश ले जा रहे थे। समुद्र में पहुंचते ही अजीब घटनाएं होने लगती है। जहाज पर काले साए दिखने लगे। 1803 यूरोप के 4 एक्सपेडिशन मेंबर काफरे के पिरामिड के अंदर गए, लेकिन कभी बाहर नहीं लौटे। 1922 ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके साथियों ने मिस्र के राजा तूतनखामुन के कब्र को खोज निकाला। ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि इसके अंदर कई सोने के मुखौटा, गहने और अनगिनत खजाने थे। लेकिन जैसे ही इसके दरवाजे को खोला गया, अजीब घटनाएं होने लगी। कब्र खुलने के कुछ ही महीनों में लॉर्ड कार्टर की अचानक मौत हो गई। इसके बाद टीम के कई लोग एक एक करके बीमार होकर मरने लगे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि मकबरे के अंदर जहरीली हवा और बैक्टीरिया थे, पर आसपास के लोग मानते हैं कि यह वास्तव में फराओ तूतनखामुन का श्राप था। इस घटना ने लोगों के मन में यह विश्वास और गहरा कर दिया कि मिस्र की मम्मियों और पिरामिड पर सच में फराओ तूतनखामुन का श्राप है। इजिप्ट, ये वो देश है जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। ये अरब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ की 97% ज़मीन सिर्फ रेगिस्तान है। ऐसे में सवाल उठता है, इतने बड़े रेगिस्तान में प्राचीन लोगों ने कैसे इतनी बड़ी सभ्यता बना दिया? और क्या इन स्ट्रक्चर्स को अकेले ही इन लोगों ने बनाया था, या फिर इजिप्ट की नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी वजह से ही प्राचीन मिस्रवासी खेती कर पाए थे, उन्हें खाना मिल पाया था। अगर नील नदी न होती तो शायद मिस्र की महान सभ्यता कभी बन ही नहीं पाती। और इसी नील नदी के किनारे बने हैं दुनिया के सबसे बड़े द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट। यह पिरामिड लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट पर राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर इन पिक्चर्स के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए। इन पिरामिड्स को इतना प्रिसाइज बनाया गया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें पृथ्वी की एग्जैक्ट साइज, जैसे कि उसकी डायमीटर, डायमेंशन, डायरेक्शन और सोलर इक्विनॉक्स जैसे घटना के बारे में पहले से पता था। क्या है ये सोलर इक्विनॉक्स, इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हर एक पिरामिड को लगभग 13 एकड़ में बनाया गया है। इसे बनाने के लिए 20 लाख से भी ज़्यादा लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था, और हर पत्थर का वजन एक कार जितना था, लगभग 2000 से 80,000 किलो। जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज़्यादा मजबूत है, और साइंटिस्ट इस पत्थर को बहुत ही सालों से स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये लाइमस्टोन की तरह तो है, पर लाइमस्टोन नहीं है। साइंटिस्ट को आज तक ऐसी लाइमस्टोन धरती पर कहीं और नहीं मिली है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज़ थी, करीब 4000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। और इसे आप कंपेयर करेंगे आज के सबसे ऊंचे बिल्डिंग से, जैसे कि बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। 4500 सालों तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में, तूफान में, बारिश में और हजारों सालों की वेदरिंग में, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी, इतनी पुरानी चीज़ नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब? और सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। क्योंकि उस ज़माने के लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थे, कोई बुलडोज़र नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। आजकल जो मॉडर्न क्रेन्स होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट को बनाने में काम आता है, वो यूजुअली 20,000 किलो से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो वह आज से 4000 साल पहले आखिर ये सब कैसे कर लिए? 4000 साल पहले वो भी 70,000 किलो को कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे?
बिना किसी एडवांस मशीन के? इसका एक जवाब है जिस पे आप में से ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करेंगे, और वो है एलियंस। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगह है उन सभी जगहों पर आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे। इन ड्राइंग्स को देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई एरोप्लेन का ड्राइंग है, और कई जगह पर तो लिटरली ऐसे ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखिए, इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक्चुअली एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड को अकेले ही एलियंस ने बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सच है इसका अंदाजा तो एक्यूरेटली कोई नहीं लगा सकता। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं इस पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में। इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया गया था साल 2500 BC में फ़राओ कुफू के द्वारा। ये एंशिएंट इजिप्शियंस अपने राजा महाराजा को फ़राओ कह के पुकारते थे। फ़राओ यानी मिस्र के वो राजा जिन्हें लोग इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप मानते थे। फ़राओ का हुक्म ही कानून था। वे राजनीति, युद्ध, धर्म हर चीज़ पर राज करते थे। मिस्र के लोग फ़राओ को रहस्यमय शक्तियों का मालिक मानते थे। इतिहास में 5 फेमस फ़राओ का नाम सामने आता है। वो है फ़राओ तूतनखामुन, फ़राओ कुफू, फ़राओ अखेनातेन, फ़राओ रामसेस II और आखिरी हैं फ़राओ क्लियोपेट्रा। इनमें जो फ़राओ यानी राजा कुफू हैं, उन्होंने ही गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया था जो आज भी दुनिया का एक अजूबा है, और इसे कैसे बनाया गया ये सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरे हैं राजा अखेनातेन। अखेनातेन मिस्र का सबसे रहस्यमय और विवादित फ़राओ था। उसने मिस्र के सभी देवताओं को छोड़कर सिर्फ सूर्य देव की पूजा शुरू करवाई थी। उसकी मूर्तियाँ और चित्र अजीब प्रकार के दिखते हैं, लंबा सिर, अजीब शरीर। कई लोग मानते हैं कि शायद वो इंसान नहीं बल्कि एलियंस था, इसलिए लोग उसे एलियन फ़राओ भी कहते हैं। तीसरे हैं फ़राओ रामसेस II। इसके बारे में कहा जाता है कि उसे देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त था और युद्ध में वो कभी हारता नहीं था। उसकी मम्मी आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में रखी है और उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो आज भी जिंदा हो। क्लियोपेट्रा मिस्र की आखिरी फ़राओ मानी जाती है। वो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमय मौत के लिए प्रसिद्ध है। उनकी मौत आज तक राज है और उसकी असली कब्र का आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। जब आप मिस्र के तस्वीरों और वीडियो में पिरामिड्स को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि गीज़ा का ग्रेट पिरामिड अकेला है, लेकिन सच ये नहीं है। उसके बगल में बिल्कुल उसी जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड खड़े हैं जिसे सेम उसी जगह पर बनाया गया है। यानी ये कोई एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरा रहस्यमय पिरामिड कॉम्प्लेक्स है। गीज़ा के मैदान पर बने ये 3 पिरामिड में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ कुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ काफ्रे जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि कुफू के बेटे काफ्रे ने उसे बनवाया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से पिरामिड ऑफ मेनकौरे, जिसे काफ्रे के बेटे ने बनवाया था। लेकिन ये सिर्फ 3 इमारतें नहीं हैं। गीज़ा में मौजूद ये पिरामिड एक बड़े मॉन्यूमेंटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इन्हीं के पास है द ग्रेट फिनिक्स, कई छोटे पिरामिड और अनगिनत बरियल टॉम्ब्स। हिस्टोरियंस का मानना है कि पूरे मिस्र में टोटल मिलाकर 118 पिरामिड बनाए गए थे। कुछ पिरामिड्स मौसम की समय की मार में ढहकर मलबा बन चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी हालात में आज भी यही 3 पिरामिड खड़े हैं, खास तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर इन विशाल पिरामिड्स को बनाने का उद्देश्य क्या था। इसका जवाब मिस्रवासी की उस आस्था में छिपा है जिसे हम कहते हैं आफ्टर लाइफ पर विश्वास। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होता है, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा एक नए सफ़र पर निकलती है, अंडरवर्ल्ड की ओर। वहाँ देवता इंसानों के कर्मों का न्याय करते हैं, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, और इसी अनंत जीवन की तैयारी के लिए फ़राओ अपने जीते जी अपने लिए विशाल टॉम्ब बनवाते थे। वे मानते थे कि जो खजाना, गहना, खाना और कपड़े और फर्नीचर वो इस दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, वो सब उनकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में भी चाहिए होंगे। इसलिए फ़राओ के मौत के बाद उनकी लाशों को ममीफाई किया जाता था और फिर इन चीज़ों को उनके साथ ही कॉफिन में रखकर पिरामिड के भीतर दफना दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता चला, तो इसके पीछे 2 बड़े सबूत हैं हमारे पास। देखिए, मिस्र के कई पुराने पिरामिड्स और कॉफिन पर खुदे हुए इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट मिले हैं
जिनमें यह साफ लिखा है कि इन्हें टॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इजिप्ट और सूडान में मिले लगभग सभी पिरामिड में यही परंपरा दिखाई देता है। देखिए, फराओ और उनके खजाने को एक साथ दफनाया गया था। लेकिन जब बात आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की, तो मामला कुछ अलग है। जब आर्कोलॉजिस्ट इस पिरामिड के अंदर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 3 कमरे और एक खाली कॉफिन मिला। कहा जाता है कि ये कॉफिन राजा कुफू का था, लेकिन बाकी जो खजाना और ज्वेलरी यहाँ होना चाहिए था वो कहीं नहीं मिला। ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि समय के साथ ये सब लूट लिया गया होगा। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया छोटे मोटे घर बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जब ब्रिटिश जैसे साम्राज्य सिर्फ भविष्य में ताकतवर बनने के लिए सपने देख रहे थे, उसी दौर से पहले ही इजिप्ट के लोगों ने आसमान छूते पिरामिड खड़े कर दिए थे। जहां दुनिया के लोग छोटी सी बीमारी का इलाज ढूंढने में फेल हो रहे थे, वहीं मिस्र की मेडिकल साइंस इतनी आगे थी कि लोग सर्जरी तक कर लेते थे। और सिर्फ यही नहीं, वो डेड शरीरों को हजारों सालों तक सुरक्षित रखने की कला भी जानते थे, जिसे आज हम ममीफिकेशन कहते हैं। मिस्रवासी मानते थे कि मौत के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और शरीर को पहचानती है। इसलिए उन्होंने सबको सुरक्षित रखने की तकनीक विकसित की। मम्मी बनाने की प्रक्रिया बेहद लंबी और सीक्रेट होती थी। सबसे पहले शरीर के अंदर के पार्ट्स को निकाला जाता था और उसे फेंका नहीं जाता था, बल्कि उसे केमिकल से भरकर जार में रख दिया जाता था, जिसे फिर जार से निकालकर सुखाया जाता था। फिर बॉडी को नेचुरल सॉल्ट और ख़ास तरह के केमिकल से भर दिया जाता था। फिर ऑर्गन्स को वापस शरीर में डालने के बाद पूरे शरीर को कई परतों वाले कपड़े से लपेट दिया जाता था और अंत में उस पर तावीज़ और मंत्र लिखे जाते थे ताकि बुरी शक्तियाँ पास ना आ सकें। कहा जाता है कि ये प्रक्रिया कई हफ्तों से लेकर महीनों तक चलती थी। मिस्रवासी अपने फराव यानी राजा, रानी और कभी कभी शाही परिवार के सदस्यों के सबको मम्मी बनाकर पिरामिड में रखते थे। उनके साथ साथ रखा जाता था कीमती सामान, सोना, चांदी और कभी कभी उनके नौकर नौकरानियों को भी जिंदा दफना दिया जाता था, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि मरने के बाद भी एक दुनिया है और जब उनके राजा उस दुनिया में जाएंगे तो वे सारे सामान और नौकर नौकरानी भी उनके काम आएंगे। इन्हीं मम्मियों के कारण आज हमें पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासी असल में दिखते कैसे थे, उनकी लंबाई कितनी थी, उनका कद काठी कैसा था, वे किन बीमारियों से पीड़ित थे और किस तरह के कपड़े, आभूषण और सामान इस्तेमाल करते थे। क्योंकि मम्मी के साथ साथ उनके कब्रों में सोना, चांदी, हथियार, यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीज़ें भी रखी जाती थी। आज के दिन हिस्टोरियंस एक दूसरे से सहमत हैं इस बात पर कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस समय पर लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज़्यादा हम खजाना रखेंगे, खाने के लिए चीज़ें रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बीतेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। इन मम्मियों पर आज भी लगातार रिसर्च हो रही है। लेकिन मिस्र की रहस्यमय दुनिया यहीं ख़त्म नहीं होता है। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम का जगह है। वहाँ पर एक टेम्पल यानी मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिनका नाम था हैथोर, और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। आप इस टेम्पल के मैप को देखिए, यहाँ पर आप एंट्रेंस को देख सकते हैं। इस मंदिर का आधा पार्ट पहले सैंड से ढका हुआ था, पर 1850 के आसपास इस मंदिर को पूरी तरह से साफ किया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए। जब इस एंशिएंट टेम्पल को पूरी तरह से क्लीन किया गया था तो साइंटिस्ट को एक ऐसा आर्ट देखने को मिला जो बहुत ही अलग था, और पूरे इजिप्ट में सिर्फ इसी मंदिर के अंदर ऐसा कुछ कला देखने को मिला। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। दीवार पर बना ये जो ड्राइंग है जो इजिप्शियंस ने बनाया है, ये सवाल खड़ा करता है कि इजिप्शियंस लोग भला कितने एडवांस थे। ये मत भूलिएगा कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर थ्योरिस्ट कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एग्जिस्ट करता था, और 4000 साल पहले इन्हें इलेक्ट्रिसिटी टाइम ट्रैवलर्स यानी समय यात्रियों ने या फिर पहले के एंशिएंट एलियंस ने दिया था। थ्योरिस्ट का कहना है कि ये लाइट बल्ब वो चीज़ है जो इन्हें पिरामिड्स और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करती थी। एक बल्ब होता है जिसे हम क्रॉक ट्यूब कहते हैं। अगर आप इस इमेज को आज के मॉडर्न क्रॉक ट्यूब से कंपेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जो इस बल्ब के अंदर फिलामेंट है उसे इजिप्शियंस ने एक सांप से दर्शाया है, और इसके एंड में एक जगह पर लोटस फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट को दर्शाता है जो कि असली बल्ब में होता है, और नीचे एक वायर तार आ रही है जो एक बॉक्स के साथ कनेक्ट है जहां से बिजली आ रही है। स्विट्जरलैंड में एक ऐसी मिस्टीरियस पार्क है जहां पर इसी चीज़ का एक मॉडल रखा गया है। आज भी बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस डेंडेरा लाइट वाली थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं,
उनका कहना है कि जो आर्ट हमें बल्ब जैसी दिखती है, असल में वो प्राचीन मिस्र की धार्मिक सिंबॉलिक कार्विंग्स है। ये कोई बल्ब या इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर वाकई में ये कार्विंग्स बल्ब नहीं है और उस समय कोई बिजली नहीं थी, तो फिर अंधेरे में इतनी बड़ी सभ्यता कैसे बनी? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्होंने ऑयल लैंप का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन यहाँ पर फिर वही रहस्य सामने आता है। अगर सच में तेल के दिए जलाए गए थे, तो उन तंग गलियारों और बंद कमरों की छतों पर धुएं और काली के निशान क्यों नहीं मिले? मगर हैरानी की बात है कि पिरामिड और मंदिरों की गहरी सुरंगों में भी कहीं भी किसी तरह का कुछ जलने का सबूत नहीं मिला है। यानी कार्विंग्स करने वाले कलाकार अंधेरे में नहीं थे, उनके पास रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी ना तो मशाल की थी, ना ही दिए की। तो फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है, क्या इजिप्शियंस के पास कोई ऐसी सीक्रेट तकनीक थी जो हमारे समझ से परे है? या फिर क्या ये सच है कि उन्हें किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस ने लाइट टेक्नोलॉजी दी थी? कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि टेंडेरा लाइट इस बात का सबूत है कि इजिप्शियंस के पास कोई तो टेक्नोलॉजी थी और इजिप्शियंस को उसका नॉलेज किसी बाहरी सभ्यता ने दी थी, क्योंकि उस समय ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास बिजली पैदा करने का कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन पिरामिड को असल में बनाया कैसे गया था? दरअसल यही वो रहस्य है जिसने आज तक पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रखा है। जरा सोचिए, उस जमाने के लोगों ने बिना किसी मॉडर्न मशीन्स, क्रेन्स या टेक्नोलॉजी के 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, वो भी ऐसे पत्थरों से जिनका वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक था। हर पत्थर को इतनी बारीक से काटा गया, इतना इवेंटली तराशा गया कि आज भी इंजीनियरिंग एक्सपर्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस समय में ना तो आयरन के टूल्स थे, ना ही व्हील्स का इस्तेमाल होता था। फिर भी इन पत्थरों को एक के ऊपर एक इतनी सटीकता से कैसे रखा गया? और ये सब उन्होंने कर दिखाया सिर्फ 20 सालों के अंदर। जी हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में सिर्फ 20 साल लगे थे। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े कारनामे को देखकर थ्योरीज तो बननी तय थी, लेकिन उससे पहले चलिए एक बड़ा मिसकंसेप्शन साफ करते हैं। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए स्लेव्स यानी गुलामों का इस्तेमाल किया गया था। बेचारे गरीब लोग जिन्हें ज़बरदस्ती दिन रात काम कराया जाता था, जिन्हें रस्सियों से मारा जाता था, हंटर से पीटा जाता था। याद है ना, लगभग हर फिल्मों में आपको ये सीन जरूर दिखाया जाता है। काफ़ी समय तक लोगों को सच में लग रहा था कि पिरामिड्स को स्लेव्स ने बनाया है, लेकिन ये बात सच नहीं है। रिसर्च एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि पिरामिड्स बनाने वाले लोग स्लेव्स नहीं थे, बल्कि वो इजिप्ट के हाईली स्किल्ड वर्कर और क्राफ्ट्समैन थे, जिन्हें इसके लिए अच्छा खाना, रहने की अच्छी जगह और सम्मान दिया जाता था। यानी पिरामिड्स को बनाने वाला वर्कफोर्स गुलामों का झुंड नहीं, बल्कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स की एक विशाल टीम थी। इजिप्शियंस अपने फराओ यानी राजा को केवल एक शासक नहीं बल्कि भगवान का अवतार मानते थे। उनके लिए पिरामिड बनाना राजा की इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा करने जैसा था। इसलिए पूरा किंगडम पूरे दिल से, पूरी निष्ठा के साथ इस प्रोजेक्ट में यूनाइटेड रहते थे। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स ने मिलकर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को खड़ा किया था। ये लोग हर रोज 10-10 घंटे काम करते थे और 20 सालों में इस अद्भुत चमत्कार को खड़ा कर दिया। अब जरा सोचिए इसमें कितना मटेरियल लगा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में करीब 55 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल हुआ था। ज़्यादातर पत्थर आसपास के इलाकों से लाए गए, लेकिन ग्रेनाइट के कुछ ब्लॉक्स को साउथ इजिप्ट से भी लाए गए थे, जो पिरामिड से पूरे 800 किलोमीटर दूर था। अब सवाल उठता है कि इतने भारी पत्थरों को काटा और ढोया कैसे गया? उस जमाने में सबसे आम मेटल था कॉपर, तो टूल्स भी कॉपर के बनते थे। लेकिन ग्रेनाइट जैसे कड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए इजिप्शियंस ने एक और तरीका अपनाया। उन्होंने इस्तेमाल किया था डेलोराइट नाम की एक बेहद कठोर चट्टान का। इसके अलावा उनका तरीका बड़ा ही अनोखा था। ये लोग पत्थरों में क्रैक्स और होल बनाकर उसके अंदर लकड़ी के वेज डाल दिया करते थे। फिर उन वेज को पानी में सोख कर दिया जाता था। जैसे जैसे लकड़ी पानी सोख कर फैलती थी, वैसे वैसे पत्थर फट जाता था और अलग हो जाता था। यानी नेचर और साइंस का मिक्स इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे। अब आते हैं सबसे बड़े चैलेंज पर, इतने भारी ब्लॉक्स को पिरामिड तक लाया कैसे गया? उस समय व्हील्स कार्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन ब्लॉक्स को राफ्ट जैसे बड़े नावों पर रखकर नील नदी के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। 2014 में मिली एक पेंटिंग में दिखाया गया है कि वर्कर भारी स्टैचू को स्लेज पर रखकर खींच रहे थे। पेंटिंग में एक आदमी स्टैचू के सामने रेत पर पानी डालता हुआ नजर आता है।
पहले आर्कोलॉजिस्ट को लगता है कि ये कोई रिचुअल्स है, लेकिन जब फिजिसिस्ट ने इसका टेस्ट किया तो सच सामने आया। उन लोगों को पता चला कि अगर रेत में 2 से 5% तक पानी मिला दिया जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और भारी से भारी चीज़ को घसीटना आसान हो जाता है। यानी इजिप्शियंस ने हजारों साल पहले फ्रिक्शन कंट्रोल का सीक्रेट जान लिया था। अब मान लिया कि पत्थरों को साइड तक लाना संभव था, लेकिन असली रहस्य ये है कि इतने भारी पत्थरों को ऊपर कैसे रखा गया। व्हील्स तो उस समय कंस्ट्रक्शन में यूज ही नहीं होता था, तो आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस काम के लिए उन्होंने एक विशाल रैंप सिस्टम बनाया होगा। 2015 में इजिप्ट में एक पुराना वुडन रैंप मिला था, जिसने इस थ्योरी को और मजबूत कर दिया। इस थ्योरी के अनुसार वर्कर्स ने पिरामिड के साथ साथ एक लंबा रैंप बनाया था, फिर लकड़ी के पोल्स गाड़कर रोप की मदद से पत्थरों को खींच खींच कर ऊपर ले जाते थे। हर लेवल पूरा करने के बाद एक नया रैंप बनाया जाता था और इस तरह धीरे धीरे पत्थरों को टॉप तक पहुंचाया गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि इजिप्शियंस ने लीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया था, कुछ उसी तरह से जैसे वो नील नदी से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यानी एक सिंपल फिजिक्स से ही इन नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि पिरामिड को 20 सालों में पूरा किया गया था, तो अगर 20,000 वर्कर ने मिलकर इसे बनाया तो इसका मतलब है कि हर 3 मिनट में एक पत्थर प्लेस किया जाना चाहिए, वो भी दिन रात सालों तक। क्या ये पॉसिबल था? शायद हाँ या शायद नहीं। यही वजह है कि आज भी पिरामिड की कंस्ट्रक्शन एक रहस्य बनी हुई है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पिरामिड के बाहर की परत सफ़ेद लाइमस्टोन की थी, तो जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो पूरा पिरामिड चमकता हुआ दिखाई देता था। आज वो आउटर लेयर टूट चुका है, लेकिन काफरे के पिरामिड के ऊपर की तरफ अभी भी उसकी झलक देखी जा सकती है। इतनी इंजीनियरिंग, इतना रहस्य और इतना डिवोशन, इसी वजह से पिरामिड को आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि इनके चारों दीवार बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की ओर अलाइन है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें जो एरर है वो सिर्फ 1/15 ऑफ अ डिग्री का है। यानी प्रैक्टिकली ये मान सकते हैं कि पिरामिड लगभग परफेक्ट डायरेक्शन में खड़े हैं। अब सोचिए ये 4500 साल पहले कैसे मुमकिन था। उस जमाने में ना तो कंपास था, ना जीपीएस और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर भी उन्होंने इतना अद्भुत प्रिसीजन कैसे हासिल किया? साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने इन रहस्य को समझाने की कोशिश की है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इजिप्शियंस ने इस अलाइनमेंट के लिए धरती की नेचुरल पोजीशनिंग का इस्तेमाल किया था। एक फेमस थ्योरी कहती है कि पिरामिड को बनाने में इजिप्शियंस ने ऑटम इक्विनॉक्स का इस्तेमाल किया था। दरअसल ऑटम इक्विनॉक्स वो समय होता है जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। उस दिन ज़मीन पर पड़ने वाली शैडो परफेक्ट ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बन जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस एंगल का एरर पिरामिड में मिलता है, वही एरर इस शैडो में भी मौजूद होता है इक्विनॉक्स के दिन। हो सकता है कि इजिप्शियंस ने इसी शैडो को फॉलो करके पिरामिड का अलाइनमेंट तय किया हो। इससे साफ होता है कि वे लोग एस्ट्रोनॉमी और नेचुरल फिनोमिना को खूबसूरती से समझते थे। लेकिन ये अकेली थ्योरी नहीं है। दूसरी फैसिनेटिंग थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड का डिज़ाइन आसमान के तारों से जुड़ा हुआ है, जिसे हम ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। 1989 में रॉबर्ट बॉवेल नाम के इजिप्टोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी पेश किया था, जिसे कहा गया था ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। उनका मानना था कि गीज़ा के 3 बड़े पिरामिड्स को इस तरह से बनाया गया है कि वो आसमान में ओरायन बेल्ट के 3 तारों के साथ अलाइंड है। इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी आगे थे। इजिप्शियंस रात में तारों को ऑब्जर्व करते थे, उनके मूवमेंट को स्टडी करते थे और उन्हीं से अपना कैलेंडर, रिलीजियस रिचुअल्स और हार्वेस्ट साइकिल तय करते थे। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी सबसे भव्य इमारतों को भी उन्हीं तारों के हिसाब से अलाइन किया हो। रात के अंधेरे में अगर आप पिरामिड्स की तरफ खड़े होकर तारों को देखें तो पता चलता है कि पिरामिड की पोजीशन और अलाइनमेंट उन तारों से बिल्कुल सीधी है। यही वो रहस्य है जिसने कई थ्योरिस्ट और रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि ये संभव ही नहीं कि उस समय के इंसान अकेले ऐसा कर पाए हों। वे कहते हैं कि शायद प्राचीन काल में धरती पर कोई एलियन सभ्यता आई थी जो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाई थी और उसी तकनीक से पिरामिड का निर्माण हुआ। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ कब्रें या स्मारक नहीं थे, बल्कि ये एक तरह का कनेक्शन पॉइंट था, एक संकेत कि मिस्र की सभ्यता का रिश्ता उन तारों और शायद उन एलियन से भी था। ये थ्योरी बहुत फेमस हुई, लेकिन इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि तीनों पिरामिड एक ही समय पर प्लान और कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। 1999 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ओरायन कॉन्स्टेलेशन को डिटेल में स्टडी किया और पाया कि पिरामिड की अलाइनमेंट पूरी तरह से मैच नहीं करती है।
और सबसे बड़ी बात, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में स्टार की एक्चुअल पोजीशंस बदल जाती है। यानी आज जो अलाइनमेंट हमें दिखती है वो उसी समय वैसा रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। पिरामिड बाहर से देखने पर एक विशाल पत्थरों का ढांचा लगता है, लेकिन असली रहस्य तो इसके अंदर छुपा है। पिरामिड के अंदर मौजूद टनल्स आज तक वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। जब पहली बार इन्हें देखा गया तो लोगों ने सोचा कि शायद ये वेंटिलेशन के लिए बनाए गए होंगे, लेकिन ये धारणा गलत साबित हो गई, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने एक रोबोट और कैमरा इन टनल्स के अंदर भेजा तो पता चला कि ये रास्ता अंदर से बंद है। हर टनल के आखिर में एक पत्थर जैसा बंद दरवाज़ा बना हुआ है। अगर ये वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे तो आखिरकार इनके मुंह क्यों बंद थे? अब तक पिरामिड में सिर्फ 3 मेन चैम्बर खोजे जा चुके हैं। सबसे पहला है बेस चैम्बर जो नीचे वाला हिस्सा है, दूसरा है क्वीन चैम्बर जो बीच वाला हिस्सा है, और तीसरा है किंग्स चैम्बर जो सबसे ऊपर का हिस्सा है। अगर आप पिरामिड के ऊपर के रास्ते से अंदर जाएंगे तो आप ये तीनों चैम्बर देख पाएंगे, और अगर आप दाईं ओर वाले नीचे के रास्ते से जाएंगे तब भी आप इन चैम्बर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, यानी जो अब तक मिले हैं। ये कोई नहीं जानता कि पिरामिड के अंदर अभी और कितने रहस्य छुपे हुए हैं। माना जाता है कि इन टनल्स को एक खास मकसद से बनाया गया था। उस समय के लोग मानते हैं कि जब राजा यानी फराओ की बॉडी को इन चैम्बर्स में रखा जाएगा तो ये टनल्स उनकी आत्मा को तारों तक ले जाएंगे, यानी राजा की आत्मा सीधे आसमान के तारों में समा जाएगी, और इसी वजह से इसे स्टार शाफ्ट थ्योरी कहा जाता है। जब साइंटिस्ट ने क्वीन चैम्बर के अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरा भेजा तो उन्होंने देखा कि रास्ता एक पत्थर से बंद था। उस पत्थर पर मेटल की पिन लगी हुई थी, मानो किसी ने जानबूझकर इसे सील किया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। इस खोज ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। बाद में एक नई एडवांस मशीन से इस पत्थर को ड्रिल किया गया और इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही कैमरे ने अंदर की पहली तस्वीर खींची वो अचानक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया। उसके बाद ये एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई, और अजीब बात यह है कि इजिप्ट की सरकार ने बाद में किसी को भी इस पिरामिड को आगे एक्सप्लोर करने की परमिशन नहीं दी। तो सवाल वही है, क्या इन टनल्स के पीछे वाकई कोई छुपा हुआ अनडिस्कवर्ड चैम्बर है? क्या उसमें कोई प्राचीन रहस्य, कोई खजाना या कोई ऐसा राज छिपा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? आज तक कोई नहीं जानता, पर एक बात साफ है, पिरामिड के अंदर ऐसे कई रास्ते हैं जिनमें रहस्य दफन है और जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से कई कुछ ही सदियों में ढह जाती हैं, लेकिन पिरामिड वो समय को चुनौती देते हुए अब भी रहस्य बनकर खड़े हैं। सोचिए ऐसा क्या था उस समय के इजिप्शियंस के पास कि उन्होंने पत्थर पर पत्थर रखकर इतना बड़ा विशाल ढांचा खड़ा कर दिया, जो आज भी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पहेली है। आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि एक तरह का सीक्रेट साइंस था। पत्थरों की कटाई, उनका एक्यूरेट मेजरमेंट, बिना किसी मॉडर्न मशीन से इतने भारी पत्थर को उठाकर इतने ऊंचाई तक पहुंचाना, ये सब अपने आप में चमत्कार जैसा है। और शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं कि पिरामिड केवल मकबरे नहीं है, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य है, एक अमर गवाही है इस बात की कि प्राचीन इजिप्शियंस की सभ्यता तकनीक में दुनिया से कहीं आगे थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ इंसानी मेहनत और बुद्धिमत्ता का परिणाम था, या फिर इसमें कोई ऐसी शक्ति शामिल थी जो आज भी हमारी समझ से परे है। जब इंसान किसी चीज़ का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं खोज पाता है तो वो पैटर्न्स और कनेक्शन ढूंढने लगता है। जहाँ थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी मिलती है हम उसे लिंक मान लेते हैं। यही वजह है कि पिरामिड के बारे में अजीब थ्योरीज भी बनी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, क्योंकि उनके लिए ये सोचना ही मुश्किल है कि उस समय के इंसान इतनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। ये थ्योरीज हमें साइंटिफिक सोच से दूर ले जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इजिप्शियंस अपने समय के मास्टर इंजीनियर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस हैं। और असल में पिरामिड हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस, टीम वर्क और इमेजिनेशन की सबसे बड़ी मिसाल है। ये प्रूफ है कि हजारों साल पहले भी इंसानों ने आसमान को समझा, नेचर को ऑब्जर्व किया और टेक्नोलॉजी निकाली। इसलिए इजिप्ट को कहा जाता है धरती का सबसे रहस्यमय और सबसे रिच आर्कोलॉजिकल सोर्स, जहाँ जितना खोदो उतना ही गहरा रहस्य सामने आ जाता है।